हेलो बच्चों, आगे के लेक्चर में हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया था उसके रिलेटेड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे उसकी रिएक्टिविटी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक आज का है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला स्टेट, मिथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि मिथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है तो गैस स्टेट में हमें मिलता है। इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि वो इजीली वोलेटाइल हो जाता है और वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। ऑल अदर कार्बोनिल कंपाउंड अप टू C2 से लेके C11 तक वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे तो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, और C12 के बाद जो भी हमें एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलेंगे वो हमें रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलने वाले हैं। यानी कि पहला जो हमारा कंपाउंड है मिथेनॉल वो हमें गैसेस स्टेट में मिलेगा। इथेनॉल से C12 तक सारे जो भी लिक्विड है जो भी कंपाउंड है, यानी कि वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो हमें कौन से स्टेट में मिलेंगे तो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। और C12 से ज्यादा जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे वो हमें रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो ये बात हमें खास याद रखने की है। बाद में आगे बात करें तो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर कंपाउंड कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, यानी कि हमारे पास चार कंपाउंड दिए गए हो, एक ईथर हो, एक अल्केन हो, एक एल्डिहाइड हो और कीटोन हो। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हो उसमें ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन्स का हमें प्राप्त होगा। इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन in aldehyde and ketones arising out of the dipole-dipole interaction। यहां पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स में डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई देगा। इस वजह से यहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन और ईथर से ज्यादा मिलता है। बाद में आगे बात करें तो ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल of similar molecular mass due to absence of intermolecular hydrogen bonding। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल से कम होगा। क्यों अल्कोहल से कम होगा? क्योंकि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स कंपाउंड है उसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम दिखाई देता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 58 एंड 60 आर रैंकेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। यहां पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं। पहला जो हमारे पास है वो नॉर्मल ब्यूटेन है, बाद में मिथॉक्सी इथेन है, बाद में प्रोपेनॉल है, एसीटोन है और प्रोपेन 1 ऑल है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 58 है। तो यहां पर हमें साफ दिखाई देता जिसका मॉलिक्यूलर वेट 58 है वो है हमारे पास, एक है नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा है हमारे पास प्रोपेनॉल और तीसरा है हमारे पास एसीटोन। ये तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम ही है, लेकिन हमें यहां पर दिखाई देता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि एसीटोन यानी कि कीटोन और प्रोपेनॉल
जो दोनों कंपाउंड है उसमें कीटोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 58 है और प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट भी 58 है, फिर भी एसीटोन का हमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखाई दे रहा है और प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम दिखाई दे रहा है। और उसकी कंपैरिजन हम अल्केन के साथ करेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें कम दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है एल्डिहाइड हो, यानी कि 4 एल्डिहाइड कंपाउंड्स हमें दिए गए हो, तो उसमें हमें पहले देखना चाहिए कि किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हमें मिलेगा। तो हम यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। molecular weight डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा? जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। यानी कि हमें यहां पर ऐसा कुछ दिया गया हो HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, ऐसा कुछ कंपाउंड दिया गया हो, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हमें प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर एक बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका हम ऑर्डर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल का होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया हो और उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास सिमिलर हो, तो उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का, बाद में आएगा कीटोन का, बाद में आएगा एल्डिहाइड का, बाद में उससे कम होगा ईथर का, बाद में हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो ये हो गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर। ये बात अच्छी तरह से याद रखने की है हमको कि सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस अगर हमें दिए गए हो तो उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल। क्योंकि यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में हमें दिखाई देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीटोन और एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें हमें दिखाई देगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी कि वान डेर वाल्स फोर्सेस यहां पर हमें दिखाई देगा। और ईथर और हाइड्रोकार्बन, तो यहां पर हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई देगा। तो इस वजह से ईथर और हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है, ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है वो क्या है? वो नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। यानी कि नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और नॉन पोलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ये हमें खास बात याद रखने की है क्या? कि यहां पर हमारे पास है ये ऑर्डर, ये ऑर्डर खास हमें याद रखने का है। अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, बाद में आएगा ईथर और बाद में आएगा हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्डर हमें खास याद रखना है। तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक्स। आगे हम बात करें तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वो है सॉल्युबिलिटी। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉन की बात की गई है, आर मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। यानी कि कोई भी कंपाउंड यहां पर मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो या प्रोपेनॉन हो, उसका कोई भी हमें कुछ फिक्स, हमें यहां पर उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जत्था, जत्था को गुजराती में बोलते हैं तो
तो मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉन का जो हमारे पास कंपाउंड दिए गए हो वो वाटर में क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए। क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो उसका रीजन यहां पर दिखाई दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, यानी कि मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, एसीटोन हो, ये तीनों कंपाउंड जो है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देने की वजह से वो इजीली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। वो कोई भी प्रोपोर्शन दिया गया हो फिर भी वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल, क्योंकि उसमें क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज रैपिडली ऑन इंक्रीज द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। अगर हमारे पास किसी भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी जो अल्काइल चेन है वो अल्काइल चेन जब बड़ी होगी तो उसकी वजह से यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहां पर हम लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन अल्काइल चेन। अल्काइल चेन जब छोटा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अल्काइल चेन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बाद में हमें यहां पर दिया गया ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। ये जो है एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब कंपाउंड यानी कि बेंजीन होगा, ईथर होगा, मिथेनॉल होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, वो सब में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कीटोन कंपाउंड दिया गया हो तो हम यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें दिखाई देगा कुछ इस हिसाब से, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और दूसरा कीटोन कंपाउंड यहां पर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये दोनों के बीच में यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा सॉल्युबल, तो मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉन, ये तीनों कंपाउंड जो है जिसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है और अल्काइल चेन भी कम है, तो इस हिसाब से ये तीनों कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। इसके अलावा अल्काइल चेन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर हमें बोला गया है कि ये जो कंपाउंड है क्यों वाटर में सॉल्युबल है, तो उसका रीजन हमें दिया गया कि उसमें पानी के साथ वो क्या बना देते हैं, तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, इस वजह से वो सॉल्युबल है। और हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज रैपिडली ऑन इंक्रीज द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन, यानी कि अल्काइल चेन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अल्काइल चेन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आगे बात करें तो हमारे पास चौथा जो प्रॉपर्टीज है वो है ऑर्डर। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, ये बात हमें खास याद रखने की है। लोअर एल्डिहाइड होगा तो शार्प पंजेंट होगी, और अगर इसका साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा तो ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंस, यानी कि पहले वो जो है वो हाईली स्मेल देता है, बैड स्मेल देता है, लेकिन जब जब अल्काइल चेन उसका बढ़ेगा तो वो जो बैड स्मेल है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेग्रेंस में। इन फैक्ट मैनी naturally occurring aldehyde and ketone used in blending of perfume and flavoring agent, यानी कि इस वजह से काफी सारे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स कंपाउंड है उसका यूज हम टेस्ट को बढ़ाने में, यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, यानी कि काफी सारी अभी त्योहार का दिन चल रहा है तो मिठाई या घर में आती है तो उसमें वो फ्लेवरिंग लाने के लिए यानी कि टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें हम यूज कर सकते हैं। और परफ्यूम्स बनाने में भी ये जो एल्डिहाइड है और कीटोन है उसका हम यूज कर सकते हैं। बाद में आगे बात करें तो हमारे पास लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रॉपर्टीज है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज लोअर देन द वाटर
यानी कि पानी से इसकी डेंसिटी कम होगी, इस वजह से वो पानी पर तैर सकता है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी स्टेट। तो स्टेट में हमने बात की कि पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है मिथेनॉल। मिथेनॉल गैसीय स्टेट में मिलेगा। बाद में इथेनॉल से C12 तक जो भी कंपाउंड है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। बाकी के जो कंपाउंड है C12 से आगे के जो भी कंपाउंड है वो हमें रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। बाद में हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड होता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहां पर हमने एक ऑर्डर भी देख लिया कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो अल्कोहल होगा, बाद में कीटोन का होगा, बाद में एल्डिहाइड का होगा, बाद में ईथर का होगा और बाद में अल्केन का। क्योंकि अल्कोहल जो कंपाउंड है उसमें हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। बाद में हम बात करें तो हमारे पास जो भी एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें हमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई देगा, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आता है। बाद में आगे हमने बात की तो हमारे पास थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम बात करें तो मिथेनॉल है, इथेनॉल है और प्रोपेनॉन है। तो ये जो तीनों कंपाउंड है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। बाद में आगे बात करें तो हमने इसमें देखा कि अगर अल्काइल चेन बढ़ेगा तो उस हिसाब से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एल्डिहाइड कीटोन और जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में क्या हो जाते हैं, फेयरली सॉल्युबल हो जाते हैं। बाद में हमने बात की ऑर्डर्स की। लोअर जो कंपाउंड होंगे वो शार्प पंजेंट ऑर्डर हमें मिलेगा, और जब जब साइज चेन की बढ़ जाएगी तब वो बैड स्मेल जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेग्रेंस में। तो इस वजह से काफी सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स है उसका यूज हम कहां पर करते हैं, तो परफ्यूम्स बनाने में उसका यूज करते हैं और उसका यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। बाद में हमने लास्ट टॉपिक देखा वो था डेंसिटी। उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी यानी कि वो पानी पर तैर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत। आगे बात करें तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, यहां पर कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देना है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो हमारा हो गया एल्डिहाइड, यानी कि यहां पर CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा कंपाउंड हो गया वो हो गया अल्कोहल। ये जो कंपाउंड हो गया हमारा हो गया ईथर, और ये जो कंपाउंड हो गया वो हो गया हाइड्रोकार्बन। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा ही था, उस हिसाब से इसको अरेंज करवा देते हैं। तो पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा अल्कोहल। तो यहां पर पहले हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, 4 कार्बन वाला अल्कोहल हमें यहां पर दिया गया है। बाद में हम बात करेंगे तो दूसरा कंपाउंड कौन आएगा, तो यहां पर आएगा, अगर कीटोन होगा तो पहले कीटोन आएगा, लेकिन यहां पर कीटोन नहीं दिया गया है तो यहां पर हम लेंगे एल्डिहाइड। तो यहां पर लेंगे CH3 CH2 CH2 CHO। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया, लेकिन पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देंगे, बाद में उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देंगे। तो आगे बात करें तो आगे का नंबर आएगा ईथर का C2H5O C2H5, और बाद में हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, तो यहां पर हमें दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी यहां पर हमें बोला गया है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने का है, लेकिन हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उसको वापस फिर से लिख देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको 1 नंबर बोल देंगे, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। तो पहले कौन आएगा, अल्कोहल यानी कि 2 नंबर, सॉरी यहां पर पहले आएगा 4 नंबर,
बाद में आगे बात करें उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो उसका 3 नंबर आएगा, बाद में आगे नंबर आएगा 1 और आएगा 2। तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा हाइड्रोकार्बन का, उससे ज्यादा होगा ईथर का, उससे ज्यादा होगा एल्डिहाइड का, और उससे ज्यादा होगा अल्कोहल का। आगे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। चलो यहां पर भी यही ऑर्डर में देख लेते हैं। तो पहला हमें दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड, दूसरा हमें दिखाई दे रहा है अल्कोहल, तीसरा हमें यहां पर दिखाई दे रहा है ईथर, और चौथा यहां पर हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोकार्बन। तो ऊपर जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसा ही क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से यहां पर हम ऑर्डर लिख सकते हैं कि इसको हम दे देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, तो पहले आएगा 4 नंबर, बाद में आएगा 3 नंबर, बाद में आएगा 1 नंबर और बाद में आएगा 2 नंबर। तो ये हो गया हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में बातचीत। आगे बात करें तो हमारे पास है सिंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ पॉसेस द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप दे अंडरगो सिमिलर केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स दिखाई दे रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड्स दोनों है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप हमें यहां पर दिखाई देने की वजह से वो काफी सारे रिएक्शन जो है वो सिमिलर रिएक्शन देंगे। तो उसमें पहला रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कॉन्ट्ररी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व इन आल्किन, यानी कि आल्किन्स में हमें क्या दिखाई देता है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आल्किन्स जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन्स, उसमें हमें क्या दिखाई देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाई देगी। यानी कि अगर हमारे पास आल्किन हो तो आल्किन में हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाई देगा। अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स कंपाउंड है तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, तो हमें उसमें दिखाई देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड होगा कुछ इस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें हमें सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमें यहां पर 3 दिखाई दे रहे हैं। लॉन पेयर की बात करें तो जो कार्बन कंपाउंड है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं, तो लॉन पेयर इसके पास 0 दिखाई देगी। इस वजह से स्टेरिक नंबर इसका हो जाएगा 3। स्टेरिक नंबर 3 हो जाने की वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और यहां पर हमें जो कंपाउंड कार्बोनिल हो या कीटोन कंपाउंड हो उसकी जियोमेट्री क्या दिखाई देगी, तो ट्रायंगल दिखाई देगी, यानी कि प्लेनर ट्रायंगल, प्लेनर ट्रायंगल यहां पे हमें जियोमेट्री दिखाई देगी। तो अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो ब्रेक होगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस होगा, Nu माइनस होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहां पर नेगेटिव है। तो यहां पर एक बात याद हमें रखने की है, जब कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी जो जियोमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, तो कुछ इस हिसाब से यहां पर दिखाई देगा, ऑक्सीजन माइनस और ये 2 हमारी जो वैलेंसी थी वो वैसे ही है, और तीसरी वैलेंसी के साथ हम जोड़ देंगे न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पर जोड़ देंगे तो कार्बन जो है उसके साथ अब सिग्मा बॉन्ड कितने हमें दिए गए हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड।
और लॉन पेयर की बात करें तो लॉन पेयर 0 हो गया, तो इस हिसाब से इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाने की वजह से यहां पर हमें जो कंपाउंड मिल रहा है उसकी जियोमेट्री क्या हो गई, तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री दिखाई देगी। तो अब आगे बात करें तो यहां पर रिएक्शन होगा, इसके साथ H+ जुड़ जाएगा, तो यहां पर कंपाउंड कुछ इस हिसाब से मिलेगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और ये हो गया OH। तो इस हिसाब से न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो गया उसका पूरा मैकेनिज्म। तो पहले हमने देखा अ न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम द पोलर कार्बोनिल ग्रुप from the direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl compound। तो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें हमें क्या दिखाई देगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा, और उस पर जो कार्बोनिल का कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कहां पर अटैक करेगा, तो कार्बन जो मॉलिक्यूल्स है उस पर अटैक करेगा, तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज टू sp2 टू sp3 इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 में से क्या हो जाएगा, sp3 एंड टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इट प्रोड्यूस, ये जो हो गया वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। द इंटरमीडिएट captures a proton from the reaction medium to gives the electrically neutral product, यानी कि यहां पर H+ जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें यहां पर प्राप्त होगा। द नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H+ अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पर कंप्लीटली जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच होगा और H+ जो है वो कहां अटैच होगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पूरी मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे बात करें तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी। तो आल्डिहाइड और कीटोन्स कंपाउंड जो दिए गए हो उसमें कौन से कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन से कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम है, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो हम पहले बोल देते हैं कि आल्डिहाइड और कीटोन्स में जो रिएक्टिविटी है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड्स हो रही है। आल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी है वो 2 फैक्टर पर डिपेंडेंट है। पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें पहले ही दिया गया है कि आल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। यहां पर 2 रीजन दिए गए हैं, एक स्टेरिक रीजन दिया गया स्टेरिक हिंड्रेंस का, और दूसरा जो हमें रीजन दिया गया है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो ये दोनों रीजन की वजह से आल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंपाउंड में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो हमें डिफाइन करने का है। तो हमारे पास यहां पर कंपाउंड दिया गया है वो है RC, यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर दे तो ये हो गया हमारा आल्डिहाइड, और दूसरा कंपाउंड यहां पर हो गया RCR डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया हमारा कीटोन कंपाउंड। तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से इसका स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर हमें इतना दिखाई देगा। तो यहां पर हम बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर हमें ज्यादा दिखाई देगा। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप है, यहां पर कम दिखाई दे रहा है, यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। उस वजह से जो कार्बोनिल कंपाउंड है यहां पर क्या आने वाला है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा तो यहां पर इजीली अटैच हो जाएगा।
लेकिन यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली यहां पर अटैच नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से हम यहां पर बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड जो कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी कीटोन से क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा पहला रीजन। दूसरे रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन, यानी कि दूसरा जो रीजन है उसमें भी हमने यहां पर दिखाई दे रहा है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। क्यों? तो यहां पर हम देख सकते हैं टू अल्काइल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर, यानी कि यहां पर आर ग्रुप अटैच हो रहा है इसलिए यहां पर प्लस आई इफेक्ट दिखाई दे। तो यहां पर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज है, यहां पर नेगेटिव डेल्टा चार्ज है, तो प्लस आई इफेक्ट हो जाने की वजह से ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां पर कम हो जाती। क्यों कम हो जाती? तो यहां पर प्लस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो यहां पर हमें दिखाई दे रही है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर पॉजिटिव डेल्टा और नेगेटिव डेल्टा चार्ज आ रहा है, यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट हो जाने की वजह से ये जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां पर क्या दिखाई दे रही है, हमें कम दिखाई दे रही है। और यहां पर भी हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की कम दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी हम बात करें तो इतनी ज्यादा कम दिखाई दे रही है, तो यहां पर तो इससे कम दिखाई दे रही है। तो इस वजह से हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी कम है। ऐसे भी बोल सकते हैं यहां पर अगर हमने CH3 अटैच कर दिया तो ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो ये हो गया sp2। तो यहां पर S कैरेक्टर जो है वो हमें मिलेगा 25% और यहां पर S कैरेक्टर हमें मिलेगा 33.33% मिलेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को इजीली अटैक करेगा। और यहां पर प्लस आई इफेक्ट हो जाने की वजह से यहां पर पॉजिटिव डेल्टा चार्जेस जो है वो कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि यहां पर S परसेंटेज जो है वो 33.33 है और यहां पर S कैरेक्टर जो है वो 25% है। इस वजह से हम यहां पर बोल सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? तो वो प्लस आई ग्रुप को अपनी ओर खींचेगा, तो उस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाद में यहां पर बात करें तो यहां पर तो दो अल्काइल ग्रुप यानी कि यहां पर दो CH3 में ले लेता हूं, तो दो CH3 ग्रुप हो जाने की वजह से यहां पर वो दोनों किसकी ओर खींचे चले आएंगे? तो ये कार्बन की ओर खींचे चले आएंगे। उस वजह से यहां की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है, जो उसका अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां पर इससे कम दिखाई देगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। फिर से मैं बोल देता हूं कि ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, S कैरेक्टर 33.33। ए जो यहां पर CH3 को अटैच कर दे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, S परसेंटेज 25 होगा। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचने की वजह से यहां पर ये जो पॉजिटिव डेल्टा चार्ज है उस वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पॉजिटिव डेल्टा चार्ज कम हो जाएगा तो इसकी पॉजिटिव डेल्टा चार्ज कम हो जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज भी कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा यहां पर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेल्टा चार्ज ज्यादा कम होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली यहां पर अटैच नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पर दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाई देगी, इसमें रिएक्टिविटी कम दिखाई देगी। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि स्टेरिकली द प्रेजेंस of two relatively large substituent in ketones
hindrance, the approach of nucleophile to carbon than the aldehyde having only one such substituent. यानी कि यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर दो है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। इलेक्ट्रॉनिकली बात करें तो एल्डिहाइड में मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो यहां पर कम हो रही है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी के टॉपिक के बारे में बातचीत। चलो आगे बढ़े। तो वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड टू मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल? तो हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं, एक बेंजाल्डिहाइड दिया गया है, एक कंपाउंड हमें क्या दिया गया है, C डबल बॉन्ड OH बेंजाल्डिहाइड दिया गया है। दूसरा कंपाउंड हमें दिया गया प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमें दिया गया है बेंजाल्डिहाइड, और ये हमें दिया गया है प्रोपेनॉल। तो ये दोनों में कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इजीली कि यहां पर जो एल्डिहाइड ग्रुप्स है उसमें यहां पर दोनों एल्डिहाइड कंपाउंड्स ही दिए गए हैं, यहां पर CH3 CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। तो इस हिसाब से यहां पर हम देख सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो यहां पर हमें कुछ इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है और यहां पर हम बात करें तो इतना ही कम दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो बल्की ग्रुप है वो बड़ा यहां पर है, यहां पर कम बल्की ग्रुप है, इस वजह से इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो उस वजह से हम यहां पर इजीली बोल सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन देगा सबसे कम? तो यहां पर हम लिख देते हैं कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बाद में आगे भी हम बात कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या दिखाई देगा, तो इसमें हमें दिखाई देगा रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं दिखाई देगा। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये का ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है और कार्बन पॉजिटिव बनता है, और जो कार्बन कंपाउंड्स है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। तो रेजोनेंस दिखाई देने की वजह से यहां पर हम बोल सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड्स जो है वो कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। तो यहां पर इसका रीजन भी लिख लेते हैं कि बेंजाल्डिहाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट इन सोल्स, therefore the benzaldehyde is less reactive in nucleophilic addition reaction than the propanol। तो ये उसका हो गया एक्सप्लेनेशन। तो फिर से मैं बोल देता हूं कि बेंजाल्डिहाइड जो कंपाउंड्स है उसमें हमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू प्रोपेनॉल। तो इस वजह से बेंजाल्डिहाइड जो है उसके कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर हमें जो बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ उसकी वजह से यहां पर रेजोनेंस मिल रहा है। तो रेजोनेंस मिलने की वजह से यहां पर जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। तो कार्बन की ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाने की वजह से हम यहां पर बोल सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द प्रोपेनॉल।
यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन देगा, तो प्रोपेनॉल देगा। बेंजाल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम देगा। आगे बात करें तो रिएक्टिव ऑर्डर हमें यहां पर लिखने का है, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा। तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स होगा तो उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड और बाद में रिएक्टिव होगा कीटोन। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर एक CH3 है, बाद में हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है और CH2CH3 है, यहां पर CH3 है। तो यहां पर हम दिखाई दे रहा है ये दोनों कीटोन कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड यानी कि ए, बाद में आएगा अब बी और सी में से। तो यहां पर CH3 यहां पर CH2CH3, तो दोनों यहां पर CH3 है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो उस वजह से पहले आएगा और बाद में आएगा बी। तो ये ऑर्डर हो गया पहले का। बाद में दूसरा कंपाउंड यहां पर हमें दिया गया है, तो यहां पर CH3 है, C5H4 है, यहां पर CH3CH3 है, यहां पर हाइड्रोजन है। तो एल्डिहाइड कंपाउंड ये हो गया, ये दोनों कीटोन्स हो गए। तो यहां पर पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा C, उससे कम होगा यहां पर ये दोनों में से, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो पहले आएगा B, बाद में आएगा A। बाद में यहां पर बात करें तो हमारे पास है यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CH3, यहां पर 5 कार्बन वाला रिंग, यहां पर 6 कार्बन, यहां पर 6 कार्बन। तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी और बाद में ए की। तो सबसे ज्यादा ए रिएक्टिव, उसके बाद बी और इसके बाद सी। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। आगे बात करें तो कुछ एग्जांपल अभी भी है, तो यहां पर भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो यहां पर 6 कार्बन वाला रिंग, यहां पर 2 6 कार्बन वाले रिंग है, यहां पर CH3 है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा C, बाद में रिएक्टिव होगा A और बाद में रिएक्टिव होगा B। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो यहां पर है हमारे पास CH3, यहां पर है CH3 हाइड्रोजन, यहां पर C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग दिया गया है और ये दूसरा बेंजीन रिंग है। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा होगा B, बाद में होगा A, बाद में होगा C। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में हमने पहले बातचीत की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले हमने देखा स्टेट, बाद में देखा बॉइलिंग पॉइंट, बाद में देखा हमने सॉलिबिलिटी, बाद में हमने देखा ऑर्डर और बाद में देखी उसकी डेंसिटी। बाद में हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड तो है, तो वो सिमिलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो उसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बातचीत की। और बाद में हमने बात की जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा होगी और कीटोन्स की कम होगी, उसके बारे में बातचीत की। और रिएक्टिविटी के बेस पर कुछ हमने क्वेश्चन ले लिए। तो आज का लेक्चर यहां पर हम खत्म कर रहे हैं।